अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। फ्यूचर का एक सवाल कहा था कि अगर कर लें टाइम निकाल के तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। नाइस वन ट्रेडर्स। फिर किसी ने भी नहीं किया। नहीं, हाँ जी, जिसने किया है अगर और कुछ पूछना है तो बताएं। अच्छा, एक चीज बताता हूँ फ्यूचर के बारे में। ACCA में अक्सर ये टेस्ट होती थी, लेकिन आई कैप में भी हुई है टेस्ट। एक सवाल से सिखाता हूँ, चलिए प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। इसकी हेडिंग बाद में दे लीजिएगा, पहले सवाल एक देख लें, जो इसका कंक्लूजन निकले वो फिर हेडिंग दे लेना जो देनी हुई। क्या हुआ? अच्छा,
ये सवाल है और रिक्वायर्ड है आपसे इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकालें, रिवीजन भी हो जाएगी। पाकिस्तानी टीम ने तो कमाल नहीं कर दिया। पाकिस्तानी टीम ने कमाल कर दिया मेरे साथ। यही कमाल हो सकता है। तब जिम्बाब्वे के खिलाफ 90 पे 5 आउट हो। नहीं, लेकिन आयरलैंड तो जिम्बाब्वे से तो बेहतर ही थी आयरलैंड।
हैं? कल पता नहीं अब क्या होगा हैं? अब तो कैफ वालों को छुट्टियां ना यार, आप लोग तो हैं? सी फैब की उनको क्या, वो तो संडे को भी छुट्टी होती है, तो हर संडे को छुट्टी होती है हैं? आप ना ही समझे और क्या। एक बंदा ना कहीं रिश्ता भेजता है तो ना लड़की का माँ बाप भाई ना उसको मार मार के घर से बाहर फेंक देते, खड़ा होता है कहता है फिर मैं ना ही समझा तो ना ही समझे आप क्लास छुट्टी का, छुट्टी को ना ही समझे। जल्दी जल्दी करें यार, तो अपोजिट साइड भी करनी है। इफेक्टिव रेट निकालना है मैंने कहा। नहीं 1.24, अच्छा ठीक है। बाय सेल, सेल बाय, सेल बाय, तो सेल नाउ और बाय कल। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 5 लाख डिवाइडेड बाय 25,000, 20 कॉन्ट्रैक्ट्स। स्पॉट के ऊपर क्या होगा? 5 लाख यूरो कस्टमर से मिलेंगे, वो लाके हम मार्केट में बेचेंगे और मार्केट में बिकेंगे वो 1.27। कितने डॉलर मिलेंगे? 635,000। फ्यूचर पे क्या होगा? सेल नाउ है, बाय लेटर है, तो सेल इस पे और बाय इस पे 1.24 और बाय 1.27, 0.03 का हो गया लॉस, और टोटल लॉस 0.03। एक कॉन्ट्रैक्ट में 25,000 यूरो और 20 कॉन्ट्रैक्ट्स जी 15,000। नेट रिसीट क्या बनी? 635 माइनस 15,000, 620। तो इफेक्टिव रेट पूछा था मैंने, इफेक्टिव रेट बन गया 620
डिवाइडेड बाय 5 लाख 1.24 है। शान मसूद गया के शान मसूद गया अब तो डिजर्व नहीं करते यार, अब तो नहीं डिजर्व करते आगे आना। नहीं अब तो बारिशों का भी नहीं चांस रह गया ना, अब तो 2 अगर हार गए तो बस फिर क्या। इसका कैलिबर सेट कर रहे हैं हमारे को यार टीम का तो अच्छा ये चेंज करता हूं मैं फिगर्स। 31 मार्च की फिगर्स चेंज कर रहा हूं, यानी सवाल को दोबारा सॉल्व कर रहा हूं फिगर्स चेंज करके। क्या रख लें बताएं, कोई किसी की वॉइस क्या रख लें? हैं 0 कम कर देते हैं, बताओ क्या करूं? 1.15 ये कितना होगा? 5 ही होगा, क्योंकि 31 मार्च का जब दिन आएगा तो 31 मार्च फ्यूचर इसी पे ही होगा। अब सवाल पे क्या फर्क पड़ेगा? इधर 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 ये हो जाएगा इंटू 1.15 575। इधर क्या फर्क पड़ेगा? सेल है 1.24 पे बाय 1.15 पे 0.09 का गेन हो गया, और टोटल गेन 0.09 25,000 इंटू 20 कितना? 45,000। और नेट रिसीट क्या हो गई? दोनों को ऐड कर दें 620। तो फिर इफेक्टिव भी यही आएगा, बस लाल वाला होगा, बस ना सेम आएगा। एक और बदल देता हूं, कितना कर लूं अब? 5 कर लूं, चले 5 इधर इंटू 5 2.5 मिलियन। सेल 1.24 पे और बाय 5 पे 3.76 का लॉस। टोटल लॉस 3.76 इंटू 25,000 इंटू 20 1880000। इतना कैश मिलेगा, इतना लॉस हो जाएगा। नेट रिसीट्स ये क्या हो रहा है? नहीं वो तो हैश तो पहले भी करते थे हम। तो उससे क्या हुआ? उससे जो फ्यूचर में गेन लॉस हो रहा है जो एक्सपोर्ट नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा। बताएं कितना, बताएं स्पॉट पे कितना लॉस हुआ, कर लें कैलकुलेट, तीनों में से किसी में भी कर लें। ये काला लाल हरा 3 सवाल है सामने, किसी एक पे भी आप स्पॉट के ऊपर गेन लॉस निकाल के देख लें। हाँ जी, कितना आ रहा है स्पॉट पे गेन लॉस?
कौन से वाले में? नीले वाले में या काले वाले में? कितना आ रहा है गेन? जबकि यहाँ तो 15,000 आ रहा है। हाँ, तो आप कह रहे हैं फ्यूचर का गेन लॉस और स्पॉट का गेन लॉस बराबर हो गए? नहीं, बराबर तो नहीं हुए। ये क्यों तीनों में सेम आ रहा है? अच्छा चलें, एक चीज और गौर कर लें, इन तीनों में इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कितना निकल रहा है? नहीं, सेम तो है, वहां देखें जरा, बात सिर्फ सेम की नहीं है। जिस दिन हम फ्यूचर मार्केट में एंटर हुए, उस दिन जो फ्यूचर मार्केट का हमारा पहला रेट था ना, जो मर्जी हो ले 31 मार्च को, इफेक्टिव रेट वही रहेगा। जिस दिन हम फ्यूचर मार्केट में एंटर हो रहे थे 1.24, मेरे पास 3 ही कलर थे, मैंने 3 कर लिए, 10 और कर लें, यहां पर जो मर्जी कर लें, अच्छा होगा सेम, ये सेम होना है, क्योंकि आई कैप का क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ये दोनों सेम क्यों होंगे? क्योंकि इसी दिन मैच्योरिटी वाले की फ्यूचर की प्राइस स्पॉट के बराबर ही होगी। 20 ओवर गुजरने के बाद एक्चुअल स्कोर प्रोजेक्टेड स्कोर के बराबर ही होगा। तो इसलिए यहां पर जो मर्जी कर लें, एंड पे इफेक्ट, ये सारे स्टेप सॉल्व करने के बाद इफेक्टिव रेट ये वाला निकलेगा जिसपे हमने फ्यूचर मार्केट में एंट्री मारी थी। ये क्यों हो रहा है? पहले तो सवालों में ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, पहले जितने सवाल किए थे ना, उसमें हम मैच्योरिटी डेट से पहले ही फ्यूचर को क्लोज कर देते थे, क्योंकि इससे पहले जितने सवाल किए थे उनमें फ्यूचर की मैच्योरिटी और फाइनल ट्रांजैक्शन डेट डिफरेंट थी। हाँ, आई कैप के क्वेश्चन में सेम थी। नहीं, लेकिन उसमें इफेक्टिव रेट निकालना नहीं था। मैंने उस दिन ना एक जून 18 का सवाल जबानी करके छोड़ दिया था, क्योंकि आप लोगों की हिम्मत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 8, अगर आप इसमें इफेक्टिव रेट निकालें ना, जब भी कभी करें, अभी नहीं कह रहा, जब भी कभी करें, जो क्वेश्चन 8 है, जब भी कभी कर लें आप इसको, जो दिसंबर वाला था, सितंबर वाला नहीं, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ चले आए तो सही ना, क्वेश्चन 8, हकीक पाकिस्तान, जून 18, पेज नंबर 364। इसमें एक फ्यूचर सितंबर वाला किया था और एक दिसंबर वाला किया था, लेकिन जो सितंबर वाला किया था ना, वो अगस्त में क्लोज कर दिया था, जबकि जो दिसंबर वाला किया था वो दिसंबर में ही जाके क्लोज किया था। और अगर कोई करेगा सवाल कभी, तो दिसंबर वाले फ्यूचर की 31 दिसंबर वाले दिन क्लोजिंग फ्यूचर की प्राइस नहीं दी हुई, तो वो हमने स्पॉट वाली ही ले ली थी, क्योंकि इसमें ऐसी कोई हरकत नहीं थी कि आप अज्यूम करें कि बेसिस इतना होगा। जी लास्ट क्लास में की थी बात। तो अगर इस सवाल में आप इफेक्टिव रेट निकाल के देख भी लेना दिसंबर वाले का, अगर दिसंबर वाले अल्टरनेटिव का आप इफेक्टिव रेट निकाल के देखें, तो वो यही निकलेगा जो 118.4 है। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब न्यूमेरिकली स्पीकिंग ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखें, क्या इधर कोई राउंडिंग ऑफ करनी पड़ी? इधर कोई राउंडिंग ऑफ नहीं करनी पड़ी, वरना राउंडिंग ऑफ करनी पड़ती ना तो भी फिर ये मिसमैच आ जाता। यहां कोई राउंडिंग ऑफ नहीं करनी पड़ी, यानी ये जब हम लोग गेन लॉस ऑन फ्यूचर निकाल रहे हैं, तो ये भी हम लोग पूरे 5 लाख यूरो पे निकाल रहे हैं। अदरवाइज हम लोग 5 लाख यूरो पे ना निकालते, हम लोग करते दिस इनटू कॉन्ट्रैक्ट साइज इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो जरूरी नहीं कि हमारी अमाउंट से मैच कर रहा होता, लेकिन अब चूंकि राउंडिंग ऑफ नहीं करनी पड़ी, पूरा 20 आ गया, तो स्पॉट ट्रांजैक्शन कितने पे कैलकुलेट हो रही है? 5 लाख यूरो पे। फ्यूचर का गेन लॉस कितने पे कैलकुलेट हो रहा है? 5 लाख यूरो पे। अब ये हो क्यों रहा है? ये आंसर 1.24 क्यों आ रहा है? हमने कैलकुलेशंस की हैं स्पॉट ट्रांजैक्शन किस रेट पे, इस दिन के स्पॉट पे, फिर फ्यूचर का गेन लॉस कैसे निकाला, जो कि किस में डिफरेंस है। नहीं, इधर से बताता हूं। हमने स्पॉट ट्रांजैक्शन कितने पे की? इस पे। उसके बाद फ्यूचर का गेन लॉस निकाला, किसका डिफरेंस? इन दोनों का। और इन दोनों का डिफरेंस निकाल के इसी में नेट कर दिया।
और ये दोनों सेम थी, यानी इसके ऊपर स्पॉट ट्रांजैक्शन की और इन दोनों का डिफरेंस लेके इसमें एडजस्ट कर दिया, तो इफेक्टिवली बात यहां पर आ गई। नहीं समझे? इस पे स्पॉट ट्रांजैक्शन की और इन दोनों का डिफरेंस गेन लॉस कह के इसमें एडजस्ट किया, तो एंड रिजल्ट यही वाला आ जाएगा। चलिए ये एंड रिजल्ट वाली बात एक और तरीके से बताता हूं। स्पॉट ट्रांजैक्शन में हम इस रेट पे क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। हम कंपनी, हम लोग यूरो ले रहे हैं कस्टमर से और करेंसी मार्केट में जाके हम सेल कर रहे हैं ना। अच्छा, वो दिन क्लास के बाद किसी ने पूछा था, तो वो हो सकता है अभी सामने वालों को भी और पर्दे पार वालों को भी कुछ कंफ्यूजन हो। ये जो सेल और बाय का वर्ड है ना, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सेल और बाय का वर्ड है। वो जो एक्सचेंज रेट दिया होता है ना, डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट, वो किसने बताया होता है? वो करेंसी डीलर ने। तो वो उसके हिसाब से सेल और बाय रेट होता है। ये सेल करना है कॉन्ट्रैक्ट या बाय करना है, ये एक्शन कौन ले रहा है? ये हम एक्शन ले रहे हैं। तो ये जो फ्यूचर में सेल और बाय इधर गेन लॉस निकालने के वर्ड्स हैं, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पॉट ट्रांजैक्शन हम इस रेट पे क्या कर रहे हैं? सेल, यूरो को हम सेल कर रहे हैं इस रेट पे। अब ये फिगर देखिएगा रेहान, ये और ये एक स्क्रीन में आ जाएगा, ये मेरे दोनों हाथ, ठीक है। स्पॉट में हम क्या कर रहे हैं? स्पॉट ट्रांजैक्शन क्या कर रहे हैं हम? 1.27 पे यूरो हम स्पॉट ट्रांजैक्शन में 1.27 पे यूरो सेल कर रहे हैं, 1.24 पे यूरो सेल कर रहे हैं, 1.27 पे यूरो बाय कर रहे हैं। 1.27 पे बाय, 1.27 पे सेल, कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया? 1.24 पे सेल। लाल वाला करते हैं, 1.15 स्पॉट का रेट है, 1.15 पे हम सेल कर रहे हैं, 1.15 पे बाय कर रहे हैं, कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया? 1.24 पे सेल कर रहे हैं, हरा वाला। 5 पे सेल कर रहे हैं, 5 पे बाय कर रहे हैं, कैंसिल हो गया, पीछे रह गया 1.24 पे सेल कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो भी फिगर्स होंगी, सारे काम करने के बाद एंड पे जो इफेक्टिव रेट निकलेगा वो वही होगा जो फ्यूचर मार्केट में पहले दिन एंटर होने का रेट था। तो अब ये अगर काफी सारे हैं, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर जो है ना वो ये वाला है। वैसे दो अगर और भी हैं। अगर यहां राउंडिंग ऑफ ना करनी पड़े, ये एग्जैक्ट फिगर निकले और डबल डबल रेट ना हो, क्योंकि डबल रेट भी मसला करेगा। क्योंकि डबल रेट मसला इसलिए करेगा क्योंकि इधर हमने ये वाला रेट लिया होगा, उधर वो वाला रेट लिया होगा, तो फिर वो आपस में ऑफसेट नहीं होगा। तो 3 अगर बोल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरे पूरे हो, लिखा हुआ मैंने, ये मैंने लिखा हुआ है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरे पूरे हो, डबल डबल रेट्स ना हो, सिंगल सिंगल रेट हो। तीसरा, अगर जिस दिन ट्रांजैक्शन क्लोज हो रही है उस दिन स्पॉट और ये बराबर हो, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट राउंड फिगर ना, मतलब पूरी पूरी फिगर आए, ये रेट डबल रेट ना हो, और क्लोजिंग पे ये दोनों फिगर्स बराबर हो। तो इस सारी मेहनत के बाद, सारे स्टेप्स के बाद एंड पे जो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकलेगा वो होगा जब पहले दिन हम फ्यूचर मार्केट में एंटर हो रहे थे तो ये रेट था। तो अब हम ये सारे स्टेप्स स्किप करके अगर ये 6,20,000 निकालना चाहें तो डायरेक्टली 5 लाख को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, अभी सिर्फ जबानी देख लें, इसको ऑप्शंस कराने के बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, इसको ऑप्शंस पढ़ाने के बाद सॉल्व कर लेंगे आप लोग, अभी सिर्फ देख लें। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि समर 12 का सवाल है, छोटा सा सवाल है वैसे, नजर मार ही लें, डब्बे डब्बे ही है ना, पढ़ना आसान है। समर 12 का सवाल है, क्वेश्चन 10, ये पढ़ के देखें, फिर मैं फ्यूचर वाली बात बताता हूं।
जी पढ़ लें तो मैं बात करूं। क्वेश्चन 10 अगर पढ़ लें तो मैं बात करूं जो बतानी है। अच्छा, इस सवाल में ना मैंने डेट्स थोड़ी चेंज की हुई है, क्योंकि असल सवाल के अंदर मुझे लगता है आईकैप का सॉल्यूशन देख के भी मुझे लगता है कि उनसे सवाल में ना डेट्स लिखने में गलती हो गई थी, तो मैंने डेट्स इसकी अमेंड की हुई है। जैसा वो नहीं एक दफा सवाल था जिसमें वैल्यूएशन फ्री कैश फ्लो से करनी थी, लेकिन उसने लिखा हुआ था कि पी रेशियो से करनी है, तो ये इसमें ना डेट्स लिखती हुई मुझे लगता है गलत हुई है। अच्छा, 1 अगस्त है आज और पेमेंट्स करनी है 3 महीने बाद। यानी कब? अक्टूबर में। अगस्त में खड़े हैं आज, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर को करनी है पेमेंट। अब इस 31 अक्टूबर की पेमेंट को हेज करने के लिए सवाल के अंदर 4 अल्टरनेटिव्स हैं। फॉरवर्ड है, नाम लेके तो नहीं बताया, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स दिए हैं, बोरिंग लैंडिंग। ये किस लिए होंगे? मनी मार्केट है, करेंसी फ्यूचर है और करेंसी ऑप्शन है। ये ऑप्शन पढ़ाना है मैंने। करेंसी फ्यूचर देखते हैं पहले। करेंसी फ्यूचर में आपको ये कब की प्राइसेस दी हुई है टेबल में? ना नहीं, मेरा सवाल ये है कि ये जो आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक्सचेंज रेट्स और इंटरेस्ट रेट्स और फिर जापानीज येन करेंसी फ्यूचर, ये किस दिन की प्राइसेस फ्यूचर की दी है? 1 अगस्त ना, क्योंकि सवाल का स्टार्ट ही किया है। अज्यूम दैट द डेट टुडे इज 1 अगस्त, तो सारा डाटा 1 अगस्त का है। तो आपके पास ये डाटा है, आज 1 अगस्त है जिस दिन हमने हेजिंग करनी है। स्पॉट भी दिया हुआ है सबसे ऊपर वाले टेबल में, और 31 अक्टूबर वाला जो हमारा रेलिवेंट फ्यूचर बनेगा, क्योंकि हमने पेमेंट करनी है 31 अक्टूबर को, तो 31 अक्टूबर वाला फ्यूचर लेंगे कि जनवरी वाला? अक्टूबर वाला। तो हमें अपने रेलिवेंट वाले फ्यूचर की आज की प्राइस पता है 1.9421 और आज का स्पॉट रेट पता है ऊपर। ठीक है, अब इस दिन का स्पॉट और ये दोनों पता होते तो ये फ्यूचर का एक नॉर्मल सवाल बन जाता, जैसे मैं खुद बना के कराता रहा, जैसे नाइस वन ट्रेडर्स था, जैसे मैंने खुद बना के कराया, और जैसे नाइस वन ट्रेडर्स था। क्वेश्चन 6 दोबारा सुने, ये दोनों फिगर्स पता है? हमें फ्यूचर की पूरी कैलकुलेशन करने के लिए ये करना होता है ना, तभी तो फ्यूचर का सवाल पूरा सॉल्व होगा। तो इसके लिए हमें फ्यूचर की दोनों प्राइसेस पता होनी चाहिए। इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है कि ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, यानी फ्यूचर मार्केट में जब हम एंटर हो रहे हैं तो उसको ओपनिंग कहते हैं, और जब हम वापस आ रहे हैं तो वो क्लोजिंग कहलाते हैं। तो फ्यूचर का सवाल पूरा सॉल्व करने के लिए हमें फ्यूचर की दोनों प्राइसेस चाहिए ना, तभी तो गेन लॉस निकलेगा।
ये गिवन है, ये गिवन है। अगर 31 अक्टूबर की स्पॉट रेट भी और ये भी दिया होता तो ये प्राइसेस हो गए अवेलेबल। फ्यूचर का सवाल हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इस दिन की प्राइसेस हों, अच्छा मैं अपनी बात दोबारा बोलता हूं, फिर ना मैं आपको 3 सिचुएशंस बताऊंगा, वो फिर आप लिख भी लीजिएगा अपने अल्फाज में। मैंने आपको ये जो अभी तक सारी कहानी बताई, इसमें ये और ये सेम है ना। अभी इस सेम वाली बात से पहले पहले चलते हैं, यानी जो आज तक कर रहे थे पहले मैं उसकी बात करता हूं। जो आज से पहले किया था ना, पहले मैं वो दोहरा रहा हूं। हमें फ्यूचर का सवाल सॉल्व करने के लिए, ये गेन लॉस निकालने के लिए ये दोनों प्राइसेस चाहिए होंगी। इससे पहले जो मैं खुद बनाए हुए सवाल कराता था उसमें ये दोनों अवेलेबल करता था मैं सवाल में। फिर एक क्वेश्चन 6 नाइस वन ट्रेडर, जो मैंने होमवर्क दिया था, आपने किया था नहीं किया था मैं कह रहा हूं, मैंने दिया था, उसमें ये भी अवेलेबल है, उसमें ये भी अवेलेबल है, तो ये भी फ्यूचर का नॉर्मल सवाल हो गया। तो या तो आपको नॉर्मल सवाल की तरह ये एंड ये भी अवेलेबल होंगे, तो ये फ्यूचर का नॉर्मल सवाल है। इससे अगला दर्जा ये था कि आपको ये तो गिवन होंगे सवाल में, ये गिवन होगा, ये नहीं पता, तो इसका क्या हल निकाला था? बेसिस वाला। इसकी मिसाल क्वेश्चन 7 जो मैंने बोर्ड पे किया था और क्वेश्चन 8 जो करते करते रह गए थे, बस मैंने डिस्कस किया था। 2 सिनेरियो में रिपीट कर रहा हूं, पहले मेरे कराए हुए सवाल और नाइस वन ट्रेडर्स वाला सवाल, जिसमें ये चारों फिगर्स अवेलेबल हैं, तो फिर ये फ्यूचर का एक नॉर्मल सवाल है। दूसरा लेवल के जिसमें आपको ये तो गिवन है ताकि आप बेसिस निकाल सकें, ये गिवन नहीं है, ये गिवन है, तो फिर बेसिस वाला रूल लगा के इसके एड लेस करके ये फाइंड कर सकते हैं। इसकी मिसाल क्वेश्चन 7 और 8। तीसरा सिनेरियो ये है कि ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये दोनों ही नहीं पता, ये दोनों फिगर्स नहीं पता, तो बेसिस वाला चक्कर भी गया और नॉर्मल वाला सवाल भी गया। अब इसका को हल तो करना है। आई कैप में जो अभी तक टेस्ट हुआ वो यही चीज है कि जिसमें आपको ये दोनों रेट तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये और ये सेम है। इस सवाल के अंदर 31 अक्टूबर वाला ही फ्यूचर अवेलेबल है और 31 अक्टूबर ही हमारी ट्रांजैक्शन डेट है। तो हमें इससे ये कम से कम तसल्ली हो गई कि अगर ये चीजें नहीं भी पता तो जो भी होती एंड रिजल्ट इफेक्टिव रेट क्या निकलता, ये वाला। तो हम सारे स्टेप्स स्किप करके सिंपली अपनी फॉरेन करेंसी अमाउंट को इसके ऊपर कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये फ्यूचर हेजिंग का रिजल्ट आ जाएगा। क्या बताना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ने सॉल्यूशन में नहीं लिखा था, उसने इसको अंडरस्टूड समझा, लेकिन बताना चाहिए क्योंकि मैं इसके बाद जब इससे अगली बात एसीसी वाली बताने लगा हूं तो उसके लिए तो अजम्पशन देनी चाहिए। ये 3 सिनेरियोज मैंने बताए हैं, तीनों रिपीट कर रहा हूं। पहला बिल्कुल नॉर्मल जिसमें ये चारों फिगर्स गिवन हो, तो ये फ्यूचर के सारे स्टेप्स का सवाल हो सकता है, जैसे मेरे बनाए हुए सवाल और क्वेश्चन 6 नाइस वन ट्रेडर। दूसरा सिनेरियो ये गिवन है, ये गिवन है, ये नहीं गिवन है, तो इसमें बेसिस वाला रिलेशन, मिसाल क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8। और तीसरा लेवल ये दोनों ही नहीं पता, तो फिर हमें ये जो आज मैंने टॉपिक बताया इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, और इस सवाल में इसकी हेल्प पूरी पूरी मिल गई। तो उसका कंक्लूजन ये हुआ कि सारे स्टेप्स छोड़ देते हैं, क्योंकि जो मर्जी स्टेप्स करते एंड पे इफेक्टिव रेट क्या आना था। तो हम अभी ही एक ही लाइन में दिस इनटू दिस करके एंड आंसर निकाल लेते हैं। तो इसमें यही हुआ हुआ है कि जितने पैसे देने हैं सप्लायर को 175 मिलियन येन, उस पर सिंपली कौन सा रेट लगा दें, सिंपली किस रेट पे ट्रांसलेट कर लें, ये 1.9421, बस ये इसके अंदर फ्यूचर ऑप्शंस थी। बस ये फ्यूचर करेंसी फ्यूचर वाला अल्टरनेटिव था, बस वन लाइनर आंसर था इसका। अब इससे रिलेटेड एसीसी के सवालों में एक टेक्निक यूज होती है, मैं वो बना के देता हूं क्योंकि वो टेस्ट हो सकती है।
हाँ जी, क्या बना, हार गए? पॉज करना है जरा। अच्छा, एसीसी के सवालों में ना एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, उसको लॉक इन रेट कहते हैं। वो हो सकता है कि आई कैप के सवालों में भी हो जाए। लॉक इन रेट का कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर बना हुआ है। ये जो मैंने यहां सारी कहानी बताई है, वो लॉक इन रेट का कॉन्सेप्ट ये है कि आप पेज पेज 352 पे आए। पेज 352। पेज 352 के दूसरे डब्बे में मैंने सारी कहानी लिखी हुई है। पहले समझ लें, फिर मैं वहां से बताऊंगा तो पढ़ लीजिएगा। नहीं, खैर है। लॉक इन रेट समझ लें, ये एसीसी के सवालों में यूज होता है अक्सर, तो ये इधर आई कैप में भी हो सकता है, इसलिए बता रहा हूं। ये ना सिर्फ एस्टिमेशंस के लिए बनाया गया कॉन्सेप्ट है, जहां एस्टिमेशंस की जा रही हैं। 30 अप्रैल ट्रांजैक्शन की क्लोज करने की डेट है। नॉर्मली हेजिंग की जाए तो 31 मार्च वाला फ्यूचर लेंगे इसके लिए कि 30 जून वाला? 30 जून वाला। आज 1 जनवरी है, आज हम हेजिंग करने लगे हैं। पैसे मिलने हैं 30 अप्रैल को। अगर 30 अप्रैल को, तो इसकी हेजिंग के लिए हमें जून वाला फ्यूचर चाहिए कि मार्च वाला? जून वाला। अगर नॉर्मल सवाल होता तो ये फिगर भी दी होती, ये फिगर भी दी होती। चलो दूसरा दर्जा, ये फिगर ना दी होती, ये फिगर दी होती, तो फिर तो हम इसका बेसिस पॉइंट निकालते और फिर देखते कि 2 महीने रह गए हैं तो क्या होता, उससे मसला हल हो जाता। ये फिगर भी नहीं दी हुई है। अब वो डेट भी चेंज हो गई। लॉक इन रेट एक जस्ट थ्योरेटिकली डिस्कस होने वाला कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एस्टिमेशन के लिए यूज होता है। उसका मतलब यह है कि हमें 30 जून वाला फ्यूचर इतने का मिल रहा है। अगर 30 अप्रैल वाला फ्यूचर मिल रहा होता तो मसला हल हो जाता। कैसे? कि अगर वो 30 अप्रैल वाला फ्यूचर मिल जाता तो हम यकीनन वही लेते, और उसके आज वाली फिगर तो पता होती। तो ये ना भी पता होती तो सारी मेहनत करने के बाद एंड पे इफेक्टिव रेट क्या आता, जो इधर आज उस 30 अप्रैल वाले फ्यूचर का आ रहा होता।
लेकिन 30 अप्रैल वाला फ्यूचर ही नहीं है। तो लॉक इन रेट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर स्पॉट इतना है, 30 जून वाला फ्यूचर इतने का है, तो हम ख्याली बना लेते हैं, होता अगर 30 अप्रैल वाला फ्यूचर तो कितने का होता। अगर ये इतने का है और ये इतने का है, तो वो कहीं इनके बीच बीच में ही होता। इसमें और उसमें कितना फासला है? 0.06। कितने महीनों का फासला? 6 महीने का। इसमें और उसमें अगर ये होता तो कितना फासला होता? 4 महीनों का। तो फिर रेट में कितना फर्क होता? तो ये यकीनन 1.24 होता। वही बेसिस वाले पॉइंट्स है, इसको लॉक इन रेट कहते हैं। ये आखिरी वाला लेवल दोबारा सुनिए, ये आई कैप में नहीं हुआ, लेकिन ये एसीसी में होता है, तो आई कैप में हो सकता है। आज हम इस दिन हेजिंग करने जा रहे हैं, और जिस दिन ट्रांजैक्शन क्लोज करनी है उस दिन का स्पॉट रेट भी नहीं पता। अगर फ्यूचर भी 30 जून की बजाय 30 अप्रैल वाला अवेलेबल होता तो मसला हल हो जाता, जो अभी ये सिखाने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी नहीं है 30 अप्रैल का। तो लॉक इन रेट सिर्फ एक कैलकुलेशन के लिए बनाया गया ख्याली रेट है कि अगर इस दिन आज ही 30 अप्रैल वाला फ्यूचर भी कोई होता तो वो कितने का होता। वो इन दोनों के डिफरेंस से बेसिस का कॉन्सेप्ट यूज करके निकलेगा। और हमने ख्याली सा फ्यूचर बना लिया, अब बना लिया, यही है जो हमें इन सारी मेहनत के बाद इफेक्टिवली पड़ेगा। तो हम सिंपली इन सारे स्टेप्स को इग्नोर कर देंगे और क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर ट्रांसलेट कर लेंगे, और ट्रांसलेट करके एंड रिजल्ट क्या आएगा कि सारी फ्यूचर हेजिंग के बाद नेट कितने डॉलर रिसीव होते, 1.24 के हिसाब से। ये लॉक इन रेट का कॉन्सेप्ट है। इस 352 पेज के ऊपर ये जो मैंने डब्बा बनाया ना लॉक इन रेट का, ये पढ़ के देखें कि बात कुछ समझ आती है या नहीं। नहीं, असल में तो 30 अप्रैल है ही नहीं ना, ये सिर्फ एस्टिमेशन के लिए बनाई गई एक जुगाड़ है। क्योंकि देखें, ये ना सवाल बनाया हुआ है तो 30 अप्रैल का डाटा दे दिया। अभी कंपनी खड़ी 1 जनवरी पे, मतलब एक रियल सिचुएशन है, कंपनी 1 जनवरी पे खड़ी है और कंपनी ने फैसला करना है कि हम फॉरवर्ड हेजिंग में जाएं कि फ्यूचर हेजिंग में जाएं कि मनी मार्केट में जाएं। तो जहां पर एंड रिजल्ट बेहतर है वहीं जाएंगे ना। तो अब ये सारा फैसला करना ही 1 जनवरी पे खड़े होके, तो अब हम 1 जनवरी पे खड़े होके कैसे कह सकते हैं कि ये क्या होगा। तो इसलिए ये प्रैक्टिकली सिर्फ एस्टिमेशन के लिए इस्तेमाल होता है कॉन्सेप्ट। ये डब्बा पढ़ के देख लें, फिर मैं ना आपको जो तीनों सिनेरियोस बोले हैं ये मैं दोबारा बोल देता हूं कि आप इनको अपने पास लिख लें कि फ्यूचर के सवाल के ये 3 लेवल हो सकते हैं। ये डब्बे वाली कहानी पढ़ के देख लें, पेज 352, लॉक इन रेट वाली कहानी। यहाँ पे जो आपने लिख दिया कि 30 अप्रैल इस साइड के पास मार्कअप रेट अवेलेबल है, ठीक है, और यहाँ पे मार्कअप अगर यहाँ पे 30 अप्रैल का भी लिखा हुआ होता तो क्वेश्चन के अंदर उसने भी ये साथ बना के तो नहीं दिखाया होता कि 30 अप्रैल का नहीं, सवाल में 30 अप्रैल वाला भी आ रहा होता, यानी 30 अप्रैल वाला आ रहा होता तो फिर तो ये क्वेश्चन 10 बन जाता ना, सादा सा। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे तो हमने लिख दिया ना कि ये 30 जून है, हाँ। जो पिछली एग्जांपल थी जी जी। सिंपल 30 अप्रैल का, अगर वहाँ पे 30 अप्रैल भी लिखा हो तो ये साइड पे आपने जो 30 अप्रैल लिखा हुआ है कि इस डेट के ऊपर हमारे पास दोनों ही रेट्स अवेलेबल नहीं है, क्वेश्चन में तो नहीं वो ऊपर लिखा होगा 30 अप्रैल के ऊपर हमारे पास दोनों रेट्स अवेलेबल नहीं है। आपको क्वेश्चन में वो रेट्स ही नहीं दिए होंगे। बिल्कुल, तो हम ये फिर कैसे अज्यूम करेंगे कि हमने 1.24 निकालना है या फिर 1.26 लेना है? फ्यूचर कौन सा हमने जिस दिन ट्रांजैक्शन क्लोज करनी, नहीं आप ये कह रहे हैं कि इस दिन के रेट नहीं दिए हुए, ये कैसे पता चलेगा? इस दिन के रेट नहीं दिए हुए, वो तो हमें नजर आ जाएगा नहीं दिए हुए, ठीक है। अब आप कह रहे हैं दोनों फिगर्स, दोनों फ्यूचर अवेलेबल हैं। जो पिछली एग्जांपल थी उसमें हमने ये अज्यूम किया था कि हम 1.26 के साथ हेजिंग कर रहे हैं, इसके अंदर हमने लॉक इन रेट यूज किया। हम ये कैसे अज्यूम करेंगे हमने 1.26 पे जाना है या फिर 1.26? मैं जो आपका सवाल समझ रहा हूं, ये दोनों रेट्स अवेलेबल नहीं है। ट्रांजैक्शन 30 अप्रैल को ही क्लोज होनी है और आपको 30 जून अवेलेबल है बस, या 30 अप्रैल भी अवेलेबल है? इन दोनों में से कोई एक भी सिनेरियो, चाहे 30 अप्रैल हो चाहे 30 अगर 30 अप्रैल अवेलेबल है तो फिर तो ये क्वेश्चन 10 बन गया। अज्यूम कर लेंगे कि अज्यूम वाली क्या बात है, कह रहे हैं आप गिवन है।
हमने ट्रांजेक्शन क्लोज 30 अप्रैल को करनी है और 30 अप्रैल वाला ही फ्यूचर दिया हुआ है, तो फिर ये तो क्वेश्चन 10 बन गया ना कि जिस दिन हमने ट्रांजेक्शन क्लोज करनी है उसी मैच्योरिटी वाला फ्यूचर दिया हुआ है, तो बस फिर क्वेश्चन 10 बन गया ये। लेकिन अगर उस दिन वाली मैच्योरिटी का फ्यूचर नहीं दिया हुआ, फिर हमें ये जुगाड़ लगानी पड़ रही है। और ये जुगाड़ ना एक प्रैक्टिकल एस्टिमेशन है, क्योंकि प्रैक्टिकली कंपनी ने 1 जनवरी पे खड़े होकर फैसला करना है कि उन्होंने फ्यूचर हेजिंग करनी है कि ऑप्शन हेजिंग करनी है कि फॉरवर्ड हेजिंग करनी है। तो उनको फैसला करने के लिए ये एक एस्टिमेशन का सहारा लेना पड़ता है। अब ये तीनों सिनेरियो में रिपीट कर देता हूं, आप अगर लिखना चाहें तो। फ्यूचर के सवाल का एक सिनेरियो मैंने ये बताया कि फ्यूचर के लिए आपको हेजिंग डेट का डाटा भी दिया हुआ है और ट्रांजैक्शन जिस दिन क्लोज होनी है उसका डाटा भी दिया हुआ है, तो फिर ये फ्यूचर का नॉर्मल सवाल है। दोबारा ओपनिंग और क्लोजिंग बोल दूं? ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट। ओपनिंग डेट यानी जिस दिन हम हेजिंग में एंटर हो रहे हैं, और क्लोजिंग जिस दिन ये ट्रांजैक्शन करनी है। तो अगर ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट दोनों के स्पॉट और फ्यूचर रेट्स दिए हुए हैं, तो फिर ये एक नॉर्मल सवाल है। और इसकी एग्जांपल मेरे बनाए हुए सवाल और क्वेश्चन नंबर 6 नाइस वन ट्रेडर्स वाला। क्वेश्चन 6 नाइस वन ट्रेडर्स के नाम से, और जो मैं बनाता था सवाल। दूसरा लेवल, ओपनिंग डेट पे तो स्पॉट और फ्यूचर की प्राइसेस गिवन है, लेकिन क्लोजिंग डेट पे बस स्पॉट गिवन है। तो फिर हम बेसिस वाले रिलेशन से क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस निकाल के और फिर नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट, नहीं, ओपनिंग डेट का स्पॉट और फ्यूचर प्राइस गिवन है और क्लोजिंग डेट की सिर्फ स्पॉट गिवन है, तो फिर ये वो बेसिस वाला सवाल है। हम बेसिस यूज करके फ्यूचर की क्लोजिंग प्राइस निकालेंगे और फिर बाकी सवाल सॉल्व करेंगे। इसकी मिसाल है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन 9 भी इनफैक्ट ऐसा ही है जी। है वो एक पुराना सा सवाल है, वो हस्बे तौफीक कभी किसी ने करना हो तो कर लेना। क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 इसकी मिसाल है। तीसरा लेवल, है नहीं, अगर आप एक ही कह दें तो। तीसरा लेवल ये है कि जिसमें क्लोजिंग डेट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, क्लोजिंग डेट का ना स्पॉट गिवन ना फ्यूचर प्राइस गिवन, फिर वो लॉक इन रेट वाला मामला चलाना है।
एक्चुअली ये अगर आपको 30 अप्रैल का डाटा गिवन भी होता तो वो भी एक तरह से हम उसको लॉक इन रेट ही कह रहे हैं कि एंड रिजल्ट यही बनना है, इस पे लॉक हो जाएगा सब, तो इसलिए मैं इसको लॉक इन रेट का कॉन्सेप्ट ही कह रहा हूं। यानी क्वेश्चन 10 भी हमने 1.24 क्वेश्चन 10 नहीं, क्वेश्चन 10 में आज वाला रेट इसलिए ले लिया क्योंकि सब कल को जो भी हो जाए एंड रिजल्ट हमारा वही रहेगा, यानी हमारी हेजिंग इस पे लॉक कर रही है, तो इसलिए लॉक इन रेट ही है। इसी से मुतासर होकर तो ये जुगाड़ बनाया है कि इसी पे लॉक हो जाएगा। तो तीसरा लेवल ये है कि क्लोजिंग डेट का कोई स्पॉट नहीं गिवन, कोई फ्यूचर नहीं गिवन, तो फिर लॉक इन रेट वाला कॉन्सेप्ट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10। सेकंड मैं तीनों बताता हूं। पहला लेवल मैंने ये बताया कि ओपनिंग डेट की भी और क्लोजिंग डेट के भी सारे रेट्स दिए हैं, तो फिर ये फ्यूचर का नॉर्मल सवाल है, जैसे मैं खुद बना के कराता था और जैसे क्वेश्चन 6। दूसरा लेवल ये है कि ओपनिंग डेट के तो स्पॉट और फ्यूचर गिवन है, क्लोजिंग डेट का सिर्फ स्पॉट गिवन है, फ्यूचर नहीं गिवन, तो फिर हम बेसिस वाले रिलेशन से इसको कैलकुलेट करेंगे। इसकी मिसाल मैंने क्वेश्चन 7 और 8 बताई थी। तो फिर हमें लॉक एंड रेट वाला लेना है। हाँ, मतलब चाहे वो परफेक्ट मैच गिवन हो, चाहे हमें जुगाड़ बनाना पड़े। ये मैंने एसीसी के सवालों में भी देखा कि इसको इतनी लिफ्ट नहीं हुई, यानी इवन के अगर राउंड ऑफ, क्योंकि देखे ना ये सिचुएशन ही कब आएगी प्रैक्टिकली, जब हमने आज खड़े होकर डिसाइड करना है। तो अब हम ये राउंडिंग ऑफ ना हो तो इससे हम अपना काम थोड़ी रोक लेंगे। ये तो मैं आपको टैली कराने के लिए कह रहा था, हमने तो बेस्ट एस्टीमेट लगाना है ना। देखिए ये ना एक बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशन है कि हमने 1 जनवरी पे खड़े होकर फैसला करना, हमने तो कदम उठाना है कि फॉरवर्ड हेजिंग करनी है, कि वो तो सवाल वाला आपको चौथी डेट भी बता देता है कि आप जरा एंड रिजल्ट तो कैलकुलेट करो, वरना अदरवाइज रियल लाइफ में तो डिसीजन मेकिंग हमने यहां करनी है खड़े होके। तो यहां खड़े होके तो एस्टिमेशन ही करनी है कि फॉरवर्ड बेहतर होगा, कि फ्यूचर बेहतर होगा, कि मनी मार्केट बेहतर होगा। फॉरवर्ड की कैलकुलेशन भी हम आज कर सकते हैं, मनी मार्केट कैलकुलेशन भी आज ही कर सकते हैं, ऑप्शन पढ़ाऊंगा वो भी हम आज समहाउ कर सकते हैं, फ्यूचर नहीं कर सकते क्योंकि फ्यूचर का तो क्लोजिंग डाटा होना चाहिए था। तो उसके लिए ये एक थ्योरेटिकली स्पीकिंग एस्टिमेशन के लिए कॉन्सेप्ट, जुगाड़ू कॉन्सेप्ट बनाया गया, ये लॉक इन रेट है। मैंने सारी कहानी ये इफ्स एंड बट्स, ये तो मैंने इसको साबित करने के लिए बताया था, लेकिन अगर हम राउंड ऑफ नहीं कर पा रहे तो फिर भी हम अपनी इस स्टेप के अलावा और ऑप्शन नहीं है, तो हमें इन एनी केस यही लॉक इन रेट ही करना पड़ेगा। तो सवाल में इसकी पहचान यही है जो मैंने आपको 3 लेवल्स बताए। हमने लॉक इन रेट तब अप्लाई कर दें, ये चीजें देखी बगैर अगर हमारे पास क्लोजिंग नहीं है, स्पॉट भी नहीं है। जी 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 बिल्कुल। तो फिर ये इफ्स एंड बट्स आप रहने दें, आपने लॉक इन रेट निकाल देना है। और ये सवालों के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये मुश्किल वही आनी है जहां मुख्तलिफ अल्टरनेटिव्स को कंपेयर करना होगा, वरना अगर सिर्फ फ्यूचर का सवाल होता तो फिर वो यकीनन ये डाटा देता है ना। यार ऐसे ना कर, फॉरवर्ड तो बैंक से कांटेक्ट कर लिया, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, उसने रेट बता दिया कि इतने डॉलर इतने रुपए में लेने को तैयार हूं। फ्यूचर जो है वो एक स्टैंडर्डाइज मार्केट है जहां पर हमने सिर्फ गेन लॉस से खेलना है। ये जो अब तक सब फ्यूचर पढ़ रहे थे, अभी तक जितना किया है, जहां से फ्यूचर करना शुरू किया है ना, उसके ऊपर अगर आप नोट भी करते हैं रजिस्टर पे, तो जब आपने करेंसी फ्यूचर की हेडिंग दे दी थी, उससे जस्ट निचली लाइन में हेडिंग दे दें केस 1। नहीं 2 ही केस हैं। करेंसी फ्यूचर जब से पढ़ना शुरू किया ना, जब मैंने फॉरवर्ड खत्म कर दिया होगा, फिर फ्यूचर शुरू किया होगा, फिर करेंसी फ्यूचर की हेडिंग दी होगी, आपने भी शायद करेंसी फ्यूचर की हेडिंग दे गई, कुछ ना कुछ 2-4 पेजेस जो भी काले किए होंगे करेंसी फ्यूचर की हेडिंग दे के ही किए होंगे। को 8-10 पेजेस से पीछे नहीं होना है, इतना ही होना है, और क्या।
पहुंच गए आप करेंसी फ्यूचर की हेडिंग तक पहुंच गए? मैं बताता हूँ करेंसी फ्यूचर की हेडिंग तक पहुंच गए, यहां से शुरू किया है। करेंसी फ्यूचर की हेडिंग से जस्ट नीचे लिख ले केस 1, और केस 1 ये है कि इधर समझ लें केस 1 क्या है। इस सवाल के अंदर फॉरेन करेंसी क्या थी जिसको हेज करने लगे थे? यूरो। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किस करेंसी का अवेलेबल है? यूरो का ही। इससे पहले जितने सवाल किए सब में ऐसा ही है। तो केस 1 लिख लें कि जिस फॉरेन करेंसी की हमने हेजिंग करनी है उसी के ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। केस 1 रिपीट कर रहा हूं, जिस फॉरेन करेंसी की हेजिंग करनी है उसी करेंसी के ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। जो असल में फ्यूचर मार्केट है ना, जितना मैंने पढ़ा था, वो एक ही मार्केट है, और वहां पर जिन जिन करेंसीज के भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं उन सब की प्राइसिंग डॉलर में हो रही है। यानी एक मार्केट है जहां पर प्रोडक्ट मुख्तलिफ करेंसीज के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनकी प्राइसिंग डॉलर में हो रही है। लेकिन आई कैप के सवालों में कोई भी करेंसी का फ्यूचर हो सकता। नहीं, असल में, हाँ असल में तो ऐसा ही है। मतलब एक इंटरनेशनल मार्केट है जहां पर मुख्तलिफ करेंसीज के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, प्राइसिंग डॉलर में हो रही है। नहीं, ये तो खैर हम करते हैं ना ऐसे, दूसरे मुल्कों वाले तो ये नहीं करते होंगे ना। लेकिन इंटरनेशनली फ्यूचर की मार्केट में मुख्तलिफ करेंसीज के फ्यूचर्स हैं, उस मार्केट में जो डिनोमिनेशन है वो डॉलर में, लेकिन बीएफडी के सवालों में किसी भी करेंसी का फ्यूचर हो सकता है। तो केस 1 ये है कि जिस फॉरेन करेंसी को हमने हेज करना है उसी के ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। अब केस 2, 2019 से पहले पहले ये आईकैप के सवालों में केस 2 नहीं टच हुआ था, लेकिन फिर हो गया। तो केस 2 नहीं, ये दो ही हैं। मतलब मैं तो ये दोनों ही कराता आ रहा था, क्योंकि एसीसी में दूसरे वाले केस के ज्यादा सवाल होते हैं। ये दो ही हैं। केस 2 ये है कि हमारी करेंसी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है और उसकी प्राइस उसमें हो रही है जिसको हमने हेज करना था। दोबारा, अगर फ्यूचर मार्केट में स्टर्लिंग के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं जिसकी प्राइसेस डॉलर में लग रही हैं, तो आज तक हम सवाल करते आ रहे थे यूएस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूएस कंपनी होती थी जिसने पे करने हैं इतने स्टर्लिंग, तो वो क्या करेगा? स्टर्लिंग का फ्यूचर आज बाय करेगा, कल सेल करेगा, क्योंकि मार्केट में स्टर्लिंग फ्यूचर्स अवेलेबल हैं जिनकी प्राइस क्या लग रही है? डॉलर ओवर स्टर्लिंग। लेकिन अब एक यूके कंपनी है जिसने डॉलर रिसीव या पे करना है, तो उसको अब किस करेंसी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए? डॉलर का।
लेकिन है ही नहीं डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट। स्टर्लिंग का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है जिसकी प्राइस डॉलर में लग रही है, तो मकसद तो उसका डॉलर और स्टर्लिंग का मुकाबला ही कराना था ना, तो ये इससे काम चला लेगा। नहीं समझे पहचान है? केस 2 की पहचान दोबारा बता रहा हूं। अब ये कैसे करेगा वो तो चलो करते हैं। जिस कंपनी ने हेजिंग करनी है और जिस फॉरेन करेंसी की हेजिंग करनी है, आज तक हम लोग ये सवाल कर रहे थे कि इसी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल थे और उन कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस किस करेंसी में हो रही होती थी? जो हमारी होती थी। यानी अगर पाकिस्तान कंपनी का सवाल है और उसने डॉलर, तो फिर फ्यूचर डॉलर के अवेलेबल होते थे और प्राइस रुपए में होती थी। अगर पाकिस्तानी कंपनी है उसने स्टर्लिंग पे रिसीव करने, तो स्टर्लिंग का फ्यूचर होता था और उसकी प्राइस भी रुपीस पर स्टर्लिंग में होती थी। लेकिन अब केस 2 ये बन गया कि कंपनी है यूके की, उसने डॉलर पे करने हैं, तो उसको मिलने चाहिए थे डॉलर वाले फ्यूचर, लेकिन मार्केट में डॉलर फ्यूचर अवेलेबल ही नहीं है, स्टर्लिंग फ्यूचर अवेलेबल है। यानी जो उसकी होम करेंसी है उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं और इत्तेफाक से उनकी प्राइसिंग किस में हो रही है? जो हमने फॉरेन करेंसी हेज करनी थी, तो हम इसी से काम चला लेंगे। तो केस 2 ये है क्या? हाँ, स्टर्लिंग की प्राइसिंग कॉन्ट्रैक्ट स्टर्लिंग के जैसे आप कह रहे हैं हम अपने करेंसी, यानी यूके कंपनी है और उसने डॉलर और प्राइसिंग डॉलर में नहीं होगी, नहीं, तो फिर वो फ्यूचर में नहीं जा सकता ना, फिर उसको एक और करेंसी के साथ खेलना पड़ेगा, तो फिर वो फ्यूचर मार्केट में नहीं डायरेक्टली जा पा रहा, फिर साथ वो कोई और टाइप की हेजिंग भी कर रहा होगा। तो इसलिए अगर फ्यूचर की हेजिंग करनी है सिर्फ, तो वो तभी हो सकती है कि इसमें से जो दोनों करेंसीज हैं, एक अपनी है और एक वो फॉरेन करेंसी है जिसको हेज करना था। तो केस 2 ये है कि जिस फॉरेन करेंसी को हेज करना है उसका फ्यूचर नहीं है, हमारी लोकल करेंसी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, लेकिन उनकी प्राइस किस में हो रही है? नहीं, डॉलर में नहीं, उसकी प्राइस किस में हो रही है? जिस फॉरेन करेंसी को हमने हेज करना था। केस 2 दोबारा, हमारी लोकल करेंसी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है और उनकी प्राइसिंग किस में हो रही है? जिस फॉरेन करेंसी को हेज करना था, इत्तेफाक से उसमें प्राइसिंग हो रही है। तो इसमें चूंकि सब उल्टा उल्टा हो जाना है, तो फिर ये लेक्चर 66 में करते हैं, ठीक है? 65 बस।